आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्क क्या होता है इन जनरल टर्म्स, यानी जनरल टर्म्स की बात करें यानी एवरीडे टर्म्स में जो हम यूज करेंगे वर्क का डेफिनेशन वो है कि एनी एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स मेंटल और मस्कुलर इफर्ट, या मेंटल या मस्कुलर इफर्ट को रिक्वायर करता है तो ऐसे सारे एक्टिविटी वर्क कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मेंटल एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी क्या है, एक काम है। अगर हम किसी चीज़ को ऊपर नीचे उठा के रख रहे हैं तो उसमें में क्या है, मस्कुलर एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी क्या है, एक काम है। ठीक है, बट फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन अलग हो जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि देखो ये कार है, कार को 3 आदमी से आगे की ओर पुश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें ज़्यादा आदमी लगा दें तो पर इंडिविजुअल क्या होगा, फोर्स कम लगाना पड़ेगा, तो ऐसे केस में वर्क क्या होगा, कम करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मान लो इसे कम दूरी तक डिस्प्लेस किया गया तो भी क्या होगा, वर्क कम करना पड़ेगा। इसको अगर हम ज़्यादा दूर तक डिस्प्लेस किए तो भी क्या होगा, वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि वर्क जो है क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है फिजिक्स में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फिजिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो हो जाएगा, whenever force acts on a body displaces its point of application of force in any direction except perpendicular to it, work is said to be done by the force। ठीक है, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और उसको डिस्प्लेस कर दिया तो हम बोलेंगे कि वर्क डन हो गया, किनसे से, फिजिक्स के डेफिनेशन से। ठीक है, तो इसमें जो समझने वाली बात है, एक होगा फोर्स, ठीक है, दूसरा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरा है लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, जैसे ये फोर्स लग रहा है, फोर्स के पैरेलल देखोगे ये लाइन ऑफ एक्शन हुआ। ठीक है, अगर फोर्स लगा और लाइन पॉइंट ऑफ एक्शन जहां से फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है वो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ और वो डिस्प्लेसमेंट मान लो कि s है, तो वर्क डन हो जाएगा F इंटू एस। ये है कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ध्यान देना कि ये जो फोर्स होगा वो होगा कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर कांस्टेंट फोर्स हम लगाएं और पॉइंट ऑफ एक्शन, ठीक है, जो यहाँ पे था वो शिफ्ट हो गया S से किसके अलोंग, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो प्रोडक्ट होगा वही होगा वर्क डन। ठीक है, वर्क डन। अब आता है कि अगर कभी हमारा फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल ना होके किसी एंगल पे लगेगा। ठीक है, तो वैसे केस में क्या होगा, तो वैसे केस में देखो कि फोर्स का अगर आप दो कंपोनेंट निकालोगे तो एक होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि आएगा F साइन थीटा, और एक होगा पैरेलल कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो वो कंपोनेंट आएगा F cos थीटा। ठीक है, तो अगर देखोगे आप F cos थीटा ये वाला हो गया, तो देखो वो पॉइंट ऑफ जो एक्शन है वो इसी के अलोंग शिफ्ट हो रहा है, किसके अलोंग, तो पैरेलल कंपोनेंट के अलोंग। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अलोंग पॉइंट ऑफ एक्शन शिफ्ट नहीं हो रहा है, मतलब ऊपर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना है, F cos थीटा, तो वर्क डन सिर्फ इसी कंपोनेंट के कारण होगा और ये वर्क डन हो जाएगा कितना, F S cos थीटा। ठीक है, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के
मतलब फोर्स हम किसी एंगल पे लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसके अलोंग हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में वर्क डन होगा एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, ठीक है। अब आते हैं तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से एक चीज पता चल रहा है कि फोर्स जो है, मतलब सॉरी, वर्क डन जो है वो है स्केलर क्वांटिटी वर्क डन होगा स्केलर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट है जूल, जैसे फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, इसका मीटर, तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम जूल में लिख, एक न्यूटन मीटर ही एक जूल के बराबर होता है। ठीक है। सीजीएस यूनिट मारने होगे तो इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा अर्ज, जो कि एनर्जी का भी अर्ज होता है, तो इसका भी होगा, ठीक है। फोर्स का सीजीएस यूनिट डायंस होता है और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर, ठीक। उसी तरह से आप सीजीएस में डाइन सेंटीमीटर आप वर्क का निकाल सकते हो, और फिर उसे अर्ज में अर्ज हो जाएगा, फिर उसे आप कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका टाइप्स ऑफ वर्क। तो पहला जो है वो है पॉजिटिव वर्क, नेक्स्ट है जीरो वर्क, और थर्ड है नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होगा? जब देखो एंगल अगर थीटा 90 डिग्री से कम होगा, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल अगर 90 डिग्री से कम होगा, तो ऐसे केस में cos थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, तो ऐसे केस में वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर एंगल 90 डिग्री है तो cos थीटा क्या हो जाएगा? 90 जीरो, तो वर्क डन जीरो। नेक्स्ट है थीटा अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो cos थीटा निगेटिव हो जाएगा और वर्क डन निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और बात है कि वर्क डन जो जीरो कब कब हो सकता है? एक तो है 90 डिग्री, दूसरा अगर फोर्स जीरो लगा रहे हो तो भी क्या होगा? वर्क डन जीरो होगा। फोर्स जीरो, देन वर्क डन ऑल्सो जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, देन वर्क डन ऑल्सो जीरो। तो वर्क डन जीरो कब कब हो सकता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री हो, फोर्स जीरो हो, या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, ठीक है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चंस देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इज एट रेस्ट, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट, कैलकुलेट द वर्क डन इन द फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड में हमें निकालना है कि वर्क डन कितना होगा एक सेकेंड में। तो इसका देखो मास दिया हुआ है 20 kg, फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन। हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने से पहले क्या निकाल लो? पहले एक्सलेशन निकाल लो। तो एक्सलेशन कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन बाई 20 kg, यानी 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो यू जीरो, तो एस हो गया
हाफ ए कितना है 1/4, टी स्क्वायर कितना है 1 सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो गया 1/8 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया 1/8 मीटर, फोर्स है 5 न्यूटन, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो गया फोर्स 5 न्यूटन इंटू 1/8, दैट इज 5/8 न्यूटन मीटर और 5/8 जूल। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखो, अगर आपको यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ऐसे केस में वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन होगा 0। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझो, यहाँ पे वेट लिफ्टर क्या कर रहा है, अपवार्ड फोर्स तो इस पे लगा रहा है F, बट इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। बारबेल क्या है, स्टेशनरी है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, तो क्या इस पे वर्क कर रहा है, नहीं, वो वर्क इस पे नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब है नेक्स्ट है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज। देखो इस ट्रैक्टर से हम इस ट्रॉली को आगे कर रहा है, ट्रॉली पे बहुत सारा लकड़ी लदा हुआ है। तो अगर आपको इसमें पूछा जाए कि इसमें देखोगे तो बहुत सारा फोर्स लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है ये टेंशन जो इसको ट्रैक्टर से मिल रहा है, दूसरा नॉर्मल ऊपर की ओर, तीसरा वेट नीचे की ओर, फिर फ्रिक्शन पीछे की ओर। और आपसे पूछा जाए कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स कितना होगा, मतलब सारे फोर्स मिलके इस पे कितना वर्क डन कर रहा है। तो सबसे पहला जो काम तुम्हें करना है वो क्या है कि इसकी एफबीडी बनाओ। एफबीडी बनाओगे तो देखो ये कुछ इस तरीके से इसका फोर्स लग रहा है, टेंशन इस एंगल पे, ये एंगल मान लो 37 डिग्री है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है 20 मीटर। तो अब हमें वर्क डन निकालनी है इसमें। तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन जो है वो पीछे की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के जगह फ्रिक्शन के बीच एंगल कितना है 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितना होती है -1। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन इसके कारण नेगेटिव हो जाएगा। अब ये टेंशन के कारण, तो टेंशन के कारण वर्क डन क्या होगा, इसका जो इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का, इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा उसी के कारण वर्क डन होगा। नॉर्मल जो आएगा उस कंपोनेंट के कारण वर्क डन नहीं होगा। तो यहाँ पे इसके कारण वर्क डन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 5। और ये नॉर्मल बात करो, नॉर्मल क्या है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो इसके कारण कोई वर्क डन नहीं होगा। वेट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री पे है, तो इसके कारण कोई वर्क डन नहीं होगा। तो आप वर्क डन निकालोगे तो कितना होगा, इसका कंपोनेंट लो, तो 5000 न्यूटन इंटू 20 मीटर, और ये cos 37 डिग्री की वैल्यू 4/5 रख दो। और फ्रिक्शन के कारण वर्क डन cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है, तो माइनस कर दो, और ये 3500 इंटू 20। यहाँ से ये हो कट जाएगा 5 यानी 1000 यानी 20,000। तो ये हो गया 451 20 इंटू 1। तो ये 5 से कैंसिल होगा, तो ये 1000 इंटू 4000 इंटू 20 यानी 80,000 -3500 यानी ये 70,000
इक्वल्स टू 10,000 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपसे सारे फोर्स का वर्क डन अगर पूछे तो क्या करना है, सबके कारण इंडिविजुअल वर्क डन निकालो और वेक्टर सम कर दो, सॉरी सम कर दो सबको, वेक्टर सम नहीं बे, फोर्स वर्क जो है स्केलर है उसका सारे का वर्क डन निकालो, ऐड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 10 kg along a smooth inclined plane 30 degree with a constant velocity through a distance of 10 मीटर। तो इसमें एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसमें एक इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री पे है और एक ब्लॉक है, इसको हमें क्या करें कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जाना है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ऊपर ले जाना है तो हमें क्या करना होगा, इस पे नेट फोर्स जो लगेगा वो 0 होगा। आप इसकी अगर एफबीडी बनाओगे तो इस पे एक फोर्स लगेगा जो कि होगा mg साइन थीटा, ठीक है। वेट का जो इस ये वाला कंपोनेंट आएगा वो mg साइन थीटा। तो हमें एक फोर्स ऊपर लगाना है और नेट फोर्स 0 करना है, मतलब क्या होगा, F माइनस mg साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से F की वैल्यू आ गई mg साइन थीटा, तो वैल्यू रख दो 10 kg का 10 इंटू जी की वैल्यू 10 साइन थीटा 1/2 यानी 50 न्यूटन। तो फोर्स कितना लगाना है, 50 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना से कर रहे हैं, 10 मीटर। तो वर्क डन हो जाएगा FD यानी 50 न्यूटन इंटू 10 मीटर यानी 500 न्यूटन मीटर और जूल, ठीक है।